दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये तुम क्या कर रही हो? ये जहर तुम उसे क्यों दे रही हो? तुम्हें पता है उसकी जान ले सकता है ये। एक आदमी की आवाज़ कमरे में गूंजी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये मरे या जिए। मुझे बस इसको अपने रास्ते से हटाना है और तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूँ। एक औरत की बेरहम आवाज़ गूंजी। मेरा नाम झलक है। हम 4 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ी थी। मेरी दोनों बहनें देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं और मैं बचपन से ही बहुत काली थी। लेकिन जब मैं छोटी थी तो किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, सब लोगों ने मुझे काली काली कहना शुरू कर दिया। मैं कहीं भी जाने से बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी, क्योंकि अगर मैं कहीं भी जाती थी तो सब मुझे देखकर बातें बनाते थे और कहते थे कि इसकी दोनों बहनें तो कितनी खूबसूरत हैं, ये काली पता नहीं किस पर चली गई है। और मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं रातों को जाग जाग कर रोती थी। मेरी माँ आए दिन मुझे कोई नई से नई क्रीम लाकर देती रहती थी और कहती थी कि लगा लो बेटा, इससे तुम गोरी हो जाओगी। अब तो मैं सबसे परेशान हो गई थी। माँ मेरे ऊपर कोई ना कोई घरेलू नुस्खा भी ट्राई करती रहती थी। वो मेरे पास बेसन का एक पेस्ट बनाकर लाई और बोली, ले बेटा इसे लगा ले, शायद इससे कोई फर्क दिख जाए, वरना लोग तो ताने दे देकर मार डालेंगे। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया माँ, अब मुझसे और नहीं होता। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझसे छोटी मेरी दोनों बहनों की शादी बहुत अच्छी जगह हो गई थी, क्योंकि वो दोनों देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनके रिश्ते बहुत अच्छी जगह से आते थे। जब वो घर आई थी तो मैं कोने में खड़े होकर उन्हें देखती थी और ये सोचती थी कि ये दोनों कितनी अच्छी लग रही हैं, ये कितना गोरी हैं। फिर मैं खुद की तरफ एक नज़र डालते हुए खुद को देखती और बोली, काश मैं भी ऐसी होती। और मेरा दिल अंदर से कट रहा था। वो दोनों अपने घर चली गई थी और वो कभी कभार मुझे, मेरे छोटे भाई और हमारे माँ बाप से मिलने आती रहती थी। मेरे छोटे भाई का नाम राज था। मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और अब घर में बस मेरी ही बात रह गई थी। इसलिए मेरे माँ पिताजी हर समय मेरी चिंता करते रहते थे। उन्हें सबसे ज़्यादा यही बात खाए जा रही थी कि मेरी शादी कैसे होगी। उन्होंने मेरा इलाज भी करवाया, तरह तरह के नुस्खे अपनाए, दवाइयाँ दिलाई, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि मेरा रंग काला था, जिसकी वजह से मेरे लिए रिश्ते नहीं आते थे। और अगर कभी कोई रिश्ता आ भी जाता तो लोग मुझे देखकर साफ मना कर देते थे। एक दिन फिर से कुछ लोग मुझे देखने के लिए घर आए। उस दिन माँ बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने घर को अच्छे से सजाया था, मुझे भी तैयार किया था। मैं चुपचाप बैठी थी। तभी लड़के की माँ ने मुझे ध्यान से देखा और बोली, आपकी लड़की ठीक है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन इसका रंग बहुत काला है। हमारे बेटे को तो सुंदर सी लड़की चाहिए, आपको तो पता ही है। ये सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हाथ जोड़कर बोली, हमारी बेटी बहुत संस्कारी है, घर का हर काम जानती है, पढ़ी लिखी भी है, रंग से क्या फर्क पड़ता है, आप उसके गुण देखिए। लेकिन सामने वाली औरत ने साफ मना कर दिया और बोली, हमारे बेटे को गोरी लड़की चाहिए, माफ कीजिए। और इतना कहकर वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद माँ बहुत देर तक चुप रही। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और इस बीच मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया और उसने नौकरी भी शुरू कर दी। एक रात मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो मैंने देखा माँ और पिताजी अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मैं रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। माँ परेशान होकर कह रही थी कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। जब झलक का रिश्ता आएगा तब कर देंगे। पिताजी ये सुनकर गुस्से में बोले कि तुम कैसी बातें कर रही हो? बड़ी बेटी घर में बैठी है और तुम सबसे छोटे बेटे की शादी की बात कर रही हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? माँ ने धीरे से कहा कि लोग बातें बनाने लगे हैं, हम बेटे की जिंदगी नहीं रोक सकते। ये सब सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन सुबह मैं हिम्मत करके माँ और पिताजी के पास गई और उनसे कहा कि माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं शादी नहीं करना चाहती, आप भाई की शादी कर दीजिए। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे रहते हम तुम्हारे भाई की शादी कैसे कर सकते हैं और तुम ऐसा फैसला क्यों ले रही हो? मैंने रोते हुए कहा कि मैंने सोच लिया है, मैं शादी नहीं करूंगी।
मैं ऐसे ही रह लूँगी। आप लोग भाई की शादी कर दीजिए। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। मेरे रंग की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता। आजकल सबको बस सुंदर लड़की चाहिए और मैं कभी सुंदर नहीं बन सकती। कुछ ही दिनों बाद माँ और पिताजी ने भाई की शादी की बात आगे बढ़ाई और भाई को भी एक लड़की पसंद आ गई। हम सब उसके घर गए और जल्द ही भाई की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम काव्या था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। जब वो दुल्हन बनकर हमारे घर आई तो पूरे मोहल्ले की औरतें उसे देखने आ गईं। सब उसकी सुंदरता की तारीफ कर रही थी और माँ से कह रही थी कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हें इतनी सुंदर बहू मिली है। माँ भी बहुत खुश थी। मैंने उन्हें इतने समय के बाद इतना खुश देखा था। फिर माँ और पिताजी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनके सारे बच्चों की शादी हो चुकी है और वो जो ऊपर वाले से मेरे लिए भी प्रार्थना करना चाहते थे। कुछ ही दिनों बाद वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में बस मैं, भाई और भाभी रह गए। भाई भी सुबह ऑफिस चले जाते और मैं और भाभी पूरे दिन घर पर अकेले रहते। एक दिन मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी, तभी मैंने भाभी को कमरे से किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि मैं ऐसे ही इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, तुम्हें नहीं पता मैंने इसके लिए कितना कुछ किया है। ये सुनकर मैं रुक गई और सोचने लगी कि ये क्या कह रही हैं और उन्होंने खुद को इतना सुंदर कैसे बनाया। फिर मैंने सोचा मुझे इन बातों से क्या मतलब, मैं तो कभी सुंदर नहीं हो सकती। मैं वहां से जाने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा खुला और भाभी सामने आ गईं। उन्होंने मुझे देखकर कहा, दीदी क्या आपने मेरी बात सुन ली? मैंने झिझकते हुए कुछ जवाब दिया तो वो मुस्कुराकर बोली कि आप परेशान मत होइए, आप भी मेरी तरह खूबसूरत बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी होगी। मैंने उनकी तरफ घबराकर देखा और बहुत धीरे से पूछा कि भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आपकी बात माननी पड़ेगी, इसका क्या मतलब है? आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? मेरी आवाज़ में डर साफ सुनाई दे रहा था, क्योंकि मैं उनकी बात समझ नहीं पा रही थी और जो थोड़ा बहुत समझ आ रहा था वो मुझे और ज़्यादा डरा रहा था। तभी वो मेरे थोड़ा और करीब आईं और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, दीदी अगर आपको भी मेरी तरह खूबसूरत बनना है तो आपको रात में मेरे साथ रहना होगा और कुछ ही दिनों में आप खुद ही देखोगी कि आप कितनी बदल गई हैं। आपका रंग निखर जाएगा, आपका चेहरा चमकने लगेगा और आप बहुत सुंदर लगने लगेंगी। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रही हैं या कुछ छुपा रही हैं, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सा भरोसा भी था जो मुझे खींच रहा था। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, ये सब आपको अपने भाई से छुपाना होगा। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो हमें ये सब करने नहीं देंगे, इसलिए आपको मेरा साथ देना होगा। उनकी ये बात सुनते ही मैं और ज़्यादा घबरा गई। मैंने तुरंत कहा, भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने भाई से कोई बात कैसे छुपा सकती हूँ? मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं और मुझे ये सब ठीक भी नहीं लग रहा। इतना कहकर मैं वहाँ से तुरंत अपने कमरे में चली गई, लेकिन वहाँ आकर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं बिस्तर पर लेट गई और छत को देखने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी। मैं बार बार खुद से पूछ रही थी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई इंसान इस तरह किसी को खूबसूरत बना सकता है? और अगर हाँ, तो फिर वो ये सब छुपाकर क्यों करना चाहती हैं? आखिर ऐसा क्या है जो वो किसी को बताना नहीं चाहती? मेरे दिल में डर भी था और एक छोटी सी उम्मीद भी थी, जो बार बार मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि अगर ये सच हुआ तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं भी लोगों के सामने बिना झिझक के जा पाऊंगी। कोई मुझे देखकर मना नहीं करेगा, कोई मुझे काले होने का ताना नहीं देगा। माँ पिताजी भी खुश हो जाएंगे और शायद मेरी शादी भी हो जाए। मैं इन सब बातों के बीच उलझती रही और धीरे धीरे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद से कहा कि मैं कब तक ऐसे ही लोगों की बातें सुनती रहूंगी, कब तक खुद को छुपाती रहूंगी। अगर सच में मेरे पास एक मौका है खुद को बदलने का, तो क्या मुझे उसे नहीं अपनाना चाहिए? फिर मेरे मन ने मुझे समझाया कि शादी हो या ना हो, लेकिन अगर मैं खूबसूरत हो गई तो कम से कम ये ताने तो बंद हो जाएंगे और मेरे माँ पिताजी की चिंता भी कम हो जाएगी। बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मैं भाभी की बात मान लूंगी। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी और सीधे किचन में चली गई, जहां भाभी नाश्ता बना रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि मैं क्या कहने वाली हूँ। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई
और कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से बोली, भाभी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मेरी बात सुनते ही उन्होंने पहले इधर उधर देखा, फिर किचन से बाहर झांक कर देखा कि कहीं कोई आसपास तो नहीं है। उसके बाद वो मेरे पास आई और धीरे से बोली, मैं रोज रात को तुम्हारे कमरे में आया करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने पास से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने डरते हुए वो डिब्बी अपने हाथ में ली और उसे खोला तो उसमें छोटी छोटी सफ़ेद गोलियां थीं। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने घबराकर पूछा, ये क्या है? तो वो बहुत ही आराम से बोली कि ये नींद की गोली है। तुम्हें ये रोज रात को अपने भाई के खाने में मिलानी होगी ताकि वो गहरी नींद में सो जाए और उन्हें कुछ भी पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गलत काम करने जा रही हूँ। मेरे मन में डर और सवाल दोनों एक साथ उठ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो मुझसे क्या करवाना चाहती हैं और ये सब इतना छुपाकर क्यों करना पड़ रहा है। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बहुत नरमी से बोली कि आप डरिए मत दीदी, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप खुद को देखकर हैरान रह जाएंगी। आप बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगी। उनकी बातों में एक अजीब सा भरोसा था, लेकिन मेरे दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मैं उस डिब्बी को हाथ में पकड़े खड़ी थी और मेरे मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे रास्ते पर कदम रखने जा रही हूँ जहाँ से वापस आना शायद आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये उम्मीद थी कि शायद यही रास्ता मेरी जिंदगी बदल दे। वैसे अगर सच बताऊं तो ये काम मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि रोज रात को भाई को खाना मैं ही देती थी और उस दिन भी सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। उस रात मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था और मन में अजीब सा डर बैठ गया था। भाई ऑफिस से घर आ चुके थे। उन्होंने कपड़े बदले और हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और मुझे आवाज़ देने लगे, दीदी जल्दी से खाना लेकर आओ, बहुत तेज भूख लगी है। उनकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल जैसे और भी तेज धड़कने लगा। मैं किचन में खड़ी थी और बार बार उस छोटी सी डब्बी को देख रही थी जो भाभी ने मुझे दी थी। मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी कि क्या मैं ये सच में करने जा रही हूँ? क्या मैं अपने ही भाई के खाने में कुछ मिलाऊंगी? ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन उसी वक्त मुझे भाभी की बातें याद आईं कि बस कुछ ही दिनों की बात है और मैं भी खूबसूरत हो जाऊंगी। लोग मुझे ताने देना बंद कर देंगे, माँ पिताजी खुश हो जाएंगे और शायद मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। यही सोचकर मैंने खुद को संभाला और धीरे से उस डब्बी को खोला। उसमें से दो सफेद गोलियां निकाली और कांपते हाथों से उन्हें पीसकर सब्जी में मिला दिया। ये करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। मेरे माथे पर पसीना आ गया था, हाथ बार बार रुक रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को रोका और सब्जी को अच्छे से मिला दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। फिर मैंने गहरी सांस ली, अपना माथा पोंछा और खाना प्लेट में लगाकर भाई के पास चली गई। भाई ने मुझे देखा और मुस्कुराकर पूछा, काव्या कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही भाभी कमरे से बाहर आती हुई बोली कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए, मैं सोने जा रही हूँ। जब आप कमरे में आए तो लाइट बंद कर देना। इतना कहकर वो वापस चली गई। भाई ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना खाने लगे। मैं वहीं खड़ी उन्हें देखती रही। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। मुझे हर पल डर लग रहा था कि कहीं उन्हें कुछ पता न चल जाए। लेकिन कुछ ही देर में उन गोलियों का असर होने लगा। भाई की आंखें भारी होने लगी, वो थोड़े सुस्त दिखने लगे और खाना खत्म करने के बाद उठते हुए बोले, दीदी मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, शायद मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए और थोड़ी ही देर में सो गए। ये देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अभी भी पूरी तरह गया नहीं था। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। मेरा दिल अभी भी घबराया हुआ था। तभी कुछ देर के बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और भाभी अंदर आईं। उन्होंने धीरे से कहा कि राज सो गए हैं, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें हर चीज़ पर पूरा भरोसा हो। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। फिर उन्होंने मुझे एक गिलास दिया जिसमें कुछ तरल चीज़ थी और बोली, इसे एक ही सांस में पी लीजिए। मैंने जैसे ही उसे पिया, उसका स्वाद बहुत कड़वा था, इतना कड़वा कि एक पल के लिए लगा कि मैं उल्टी कर दूं,
लेकिन मैंने किसी तरह खुद को रोका और उसे पूरा पी लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप सीधा लेट जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैंने उनकी बात मानी और बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में मेरा सर भारी होने लगा, आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा, मुझे चक्कर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने होश खो रही हूँ, और फिर कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। उस रात मेरे कमरे में क्या हुआ, भाभी ने मेरे साथ क्या किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे में हल्की धूप फैल चुकी थी, माहौल शांत था और मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। मैंने धीरे से आंखें खोली तो देखा भाभी मेरे पास कुर्सी पर बैठी फोन चला रही थी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, दीदी उठ गई आप, कैसी नींद आई? मैंने धीरे से कहा कि बहुत अच्छी, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। वो हल्का सा हंसी और बोली, अच्छा चलिए अब शीशे में खुद को देखिए। मैंने धीरे धीरे उठकर आईने में देखा और जैसे ही मैंने खुद को देखा मैं हैरान रह गई। मेरा रंग पहले से साफ लग रहा था, चेहरा भी थोड़ा चमक रहा था। मैं बार बार खुद को देखने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही रात में इतना फर्क कैसे आ सकता है। मैं पलटकर भाभी की तरफ देखने लगी। वो मुस्कुरा रही थी और बोली, देखा सिर्फ एक रात में इतना बदलाव आ गया है। अगर आप कुछ और रातें मेरे साथ बिताएंगी तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में खुशी भी हुई और डर भी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन उस समय मेरे मन में बस यही चल रहा था कि शायद अब मेरी जिंदगी बदल सकती है। शायद अब लोग मुझे वैसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। और यही सोचकर मैं चुपचाप खड़ी रही। मेरे हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं एक नई उम्मीद भी जाग गई थी, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। कुछ दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और हर दिन मेरे लिए एक जैसा बनता जा रहा था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। हर रात जैसे ही अंधेरा होता, मेरा दिल घबराने लगता, क्योंकि मुझे पता होता कि कुछ देर के बाद भाभी मेरे कमरे में आएंगी और वही सब फिर से होगा। वो धीरे से दरवाज़ा खोलती अंदर आती और मेरे सामने वो गिलास रख देती जिसमें वही अजीब सा कड़वा शरबत होता था। मैं हर बार उसे पी लेती थी और कुछ ही देर में मेरा शरीर ढीला पड़ जाता था। मेरी आंखें भारी हो जाती थी और मैं गहरी नींद में चली जाती थी। मुझे नहीं पता होता था कि उस पूरी रात मेरे साथ क्या होता है। सुबह उठने पर बस इतना महसूस होता था कि मेरा रंग पहले से थोड़ा साफ लग रहा है, चेहरा कुछ बदला हुआ सा लगता था। और यही सोचकर मैं खुद को समझा लेती थी कि शायद भाभी सच कह रही हैं और वो सच में मुझे खूबसूरत बना रही हैं। लेकिन इस सब के बीच मेरे मन में एक अजीब सा डर और सवाल हर दिन बढ़ता जा रहा था कि आखिर वो करते क्या हैं? क्यों मुझे कुछ याद नहीं रहता और क्यों ये सब छुपाकर किया जा रहा है? एक दिन आखिर मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया कि भाभी, आप रात को मेरे साथ ऐसा क्या करती हैं? मुझे भी बता दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी बात सुनते ही वो कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, दीदी आप ये कैसा सवाल कर रही हैं? जो भी मैं करती हूँ आपके लिए ही करती हूँ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या आपको मुझ पर शक है? उनकी ये बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें लगे कि मैं उन पर शक कर रही हूँ। इसलिए मैंने तुरंत कहा कि नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आप पूरी रात जागती रहती हैं, इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही थी। तब वो थोड़ा नरम पड़ गई और बोली, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए ही जागती हूँ, आपके लिए ही ये सब कर रही हूँ। उनकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं सच जानकर ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए। उस रात में बहुत ध्यान से हर चीज़ देखना चाहती थी। रात होने का इंतज़ार मुझे बहुत भारी लग रहा था, जैसे समय रुक गया हो। भाई हमेशा की तरह खाना खाकर सो गए और घर में शांति छा गई। मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन मेरी आंखें खुली हुई थी और मैं हर आहट पर ध्यान दे रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और भाभी अंदर आईं। उनके हाथ में फिर से वही गिलास था। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, दीदी ये पी लीजिए। मैं जानती थी कि अगर मैंने इसे पी लिया तो फिर कुछ नहीं जान पाऊंगी, इसलिए मैंने ग्लास हाथ में लिया और थोड़ा सा किनारे हो गई। जैसे ही उन्हें लगा कि मैं पी रही हूँ, मैंने मौका देखकर वो शरबत धीरे से नीचे फेंक दिया और ग्लास को होठों से लगाकर ऐसे दिखाया जैसे मैंने सब पी लिया हो। फिर मैं तुरंत बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। मैंने अपनी सांसों को धीमा कर लिया ताकि उन्हें लगे
कि मैं सच में सो गई हूँ। तभी भाभी का फ़ोन बजा और वो कॉल रिसीव करके बाहर चली गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं धीरे से उठी और दरवाजे के पास जाकर उनकी बात सुनने लगी। वो धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, लेकिन उनके शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। वो कह रही थी, मैंने आज फिर इसे वो ड्रिंक दे दी है, ये सो गई है, बस अब कुछ दिन और फिर सब आसान हो जाएगा। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे बैठ गया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई जो कह रहा था, तुम क्या कर रही हो? ये जो तुम इसे दे रही हो ये जहर है, ये मर भी सकती है। भाभी ने बहुत ठंडे और बेपरवाह अंदाज में कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिए या मरे, मुझे बस अपना काम पूरा करना है और जल्दी से तुम्हारे पास आना है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो औरत मेरे सामने इतनी मीठी बनती है, वो अंदर से इतनी खतरनाक हो सकती है। वो आदमी फिर बोला, मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें किसी और के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। भाभी ने कहा कि हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मेरा वो बेवकूफ़ पति सोचता है कि मैं उसकी बहुत सेवा करती हूँ, पर उसे क्या पता कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ और इस लड़की का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सुनकर मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। मुझे समझ आ गया कि वो मेरे भाई के साथ धोखा कर रही है और मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत कर रही है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, अब मुझे फ़ोन रखना होगा, मुझे इसे और दवाई देनी है, और उन्होंने कॉल काट दिया। मैं तुरंत भागकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और गहरी सांसें लेने लगी, जैसे मैं सो रही हूँ। कुछ ही पल में वो कमरे में आ गई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं बिल्कुल शांत लेटी रही। तभी उन्होंने मेरे मुंह में ज़बरदस्ती एक कैप्सूल डाल दिया, ऊपर से पानी पिलाने लगी। पानी मेरे गले में अटक गया और मुझे खांसी आ गई। मेरी खांसी सुनकर वो घबरा गई और जल्दी से बोली, दीदी आप जाग रही हैं, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मैंने आंखें आधी खोलकर कहा, मुझे अचानक खांसी आ गई, सर घूम रहा है और बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर मैंने फिर से आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। शायद उन्हें मेरी बात पर भरोसा हो गया, क्योंकि उनका चेहरा थोड़ा शांत हो गया और वो मेरे पास बैठ गई। लेकिन कुछ ही देर में उस कैप्सूल का असर होने लगा। मेरा सर भारी होने लगा, आंखें बंद होने लगी और मैं सच में गहरी नींद में चली गई। लेकिन इस बार फर्क इतना था कि अब मुझे सच्चाई का पता चल चुका था और मैं जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अब मेरे अंदर डर के साथ साथ एक नई हिम्मत भी पैदा हो रही थी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने भाई को भी बचाना था। और ये सोचकर ही मैं उस गहरी नींद में डूब गई जहां मेरा शरीर सो रहा था, लेकिन मेरा मन अब पहले जैसा बेखबर नहीं था, बल्कि सच्चाई जानकर जाग चुका था। मैं धीरे धीरे उठी तो मेरा सर अभी भी थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन इस बार मेरे अंदर सिर्फ कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत भी थी, क्योंकि अब मुझे सच्चाई का अंदाजा हो चुका था और मैं जानती थी कि अगर मैंने अब भी चुप रहकर सब सहा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैं बिस्तर से उठकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और हॉल की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं हॉल में पहुंची तो सामने का नज़ारा देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक गई। भाई और भाभी दोनों टेबल के पास बैठे नाश्ता कर रहे थे। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था, जैसे घर में कुछ भी गलत नहीं हो रहा हो। भाई ने जैसे ही मुझे देखा तो वो तुरंत कुर्सी से उठे और जल्दी जल्दी मेरे पास आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और घबराकर बोले, दीदी आप ठीक है ना? काव्य बता रही थी कि रात में आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए वो आपके पास सोने चली गई थी। अब आप ठीक है ना? उनकी आवाज़ में सच्चा अपनापन था और वही अपनापन मेरे दिल को और ज्यादा चुभ रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस पर वो इतना भरोसा कर रहे हैं वही उन्हें धोखा दे रही है। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि तभी भाभी ने बीच में ही बात पकड़ ली और बड़े आराम से मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ, मैंने तो इन्हें पहले ही कह दिया था कि आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। देखिए ना, आप कितनी ठीक लग रही हैं ये। उनकी बात सुनकर मैंने भी हल्की सी मुस्कान बना ली और भाई की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। भाभी ने रात में मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ये कहते हुए मेरे अंदर जैसे कुछ टूट रहा था, क्योंकि मैं झूठ बोल रही थी, लेकिन उस समय मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। भाभी वहीं बैठी हुई इतनी मासूम बनकर दिखा रही थी, जैसे उन्होंने सच में मेरी पूरी रात सेवा की हो। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, लेकिन अब मैं उस मुस्कान के पीछे छुपी सच्चाई देख चुकी थी। मुझे साफ समझ आ गया था
कि वो कितनी चालाक है और कितनी सफाई से सबको बेवकूफ़ बना रही है। मैं चाहकर भी उसी वक्त भाई को सब कुछ बता नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि बिना किसी सबूत के वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और भाभी मुझे ही गलत साबित कर देंगी। यही सोचकर मैंने खुद को रोका और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर के बाद भाई ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। जाते वक्त भी वो मुझे बार बार समझाते रहे कि अगर तबीयत खराब लगे तो आराम करना और भाभी से कहना कि वो मेरा ध्यान रखें। उनकी हर बात मेरे दिल में चुभ रही थी, क्योंकि जिस पर वो भरोसा कर रहे थे वही सबकी वजह थी। भाई के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में मेरे अंदर एक फैसला और मजबूत हो गया कि अब मुझे सबूत जुटाना ही होगा। मैं धीरे से भाभी के पास गई और सामान्य आवाज में कहा कि मुझे बाजार से कुछ सामान लेना है और मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए बस सर हिला दिया और अपने फोन में लग गई। शायद उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं जल्दी से घर से बाहर निकली और तेज कदमों से मार्केट की तरफ बढ़ने लगी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अब मुझे सच्चाई को पकड़ना है और उसे सामने लाना है। कुछ ही देर में मैं एक छोटी सी दुकान के सामने जाकर रुकी, जिस पर सीसीटीवी कैमरे का बोर्ड लगा था। मैं अंदर गई और दुकानदार से पूछा, भैया क्या आपके पास कोई छोटा सा ऐसा कैमरा है जिसे छुपाकर लगाया जा सके? वो मुझे थोड़ा गौर से देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला कि हाँ मैडम, हमारे पास बहुत तरह के छोटे कैमरे हैं। और उसने मुझे एक एक करके अलग अलग तरह के कैमरे दिखाने शुरू किए। कोई चश्मे में लगा हुआ था, कोई घड़ी के पीछे छुपा हुआ था, कोई इतना छोटा था कि बटन जैसा दिखता था। उसने कहा कि आप बताइए, आपको किस तरह का कैमरा चाहिए? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे ऐसा कैमरा चाहिए जो कमरे में कहीं भी छुपकर लग सके और उसमें सब कुछ साफ दिखे और आवाज़ भी रिकॉर्ड हो सके। तब उसने मुझे एक छोटा सा कैमरा दिखाया जो घड़ी के पीछे आसानी से लगाया जा सकता था। उसने कहा कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसमें रात के अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखेगा और आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि यही मेरे काम का है। मैंने बिना देर किए उसे खरीद लिया, पैसे दिए और जल्दी से दुकान से बाहर आ गई। मेरे कदम अब पहले से ज़्यादा तेज चल रहे थे, जैसे मुझे जल्दी से घर पहुंचकर अपना प्लान पूरा करना हो। मैं सीधे घर पहुंची और अंदर जाते ही चारों तरफ नजर डाली। भाभी अपने कमरे में थी शायद। उन्हें मेरे आने का पता भी नहीं चला। मैं धीरे से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने बैग से कैमरा निकाला और उसे ध्यान से देखा। फिर कमरे में ऐसी जगह ढूंढने लगी जहाँ से पूरा कमरा साफ दिखाई दे सके। कुछ देर सोचने के बाद मैंने दीवार पर लगी घड़ी को उतारा और उसके पीछे कैमरा इस तरह लगा दिया कि वो किसी की नज़र में न आए, लेकिन पूरे कमरे का हर कोना उसमें कैद हो जाए। मैंने उसे अच्छे से फिट किया, फिर मोबाइल से चेक किया कि सब कुछ ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। स्क्रीन पर पूरा कमरा साफ दिखाई दे रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल साफ आ रही थी। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब मुझे यकीन था कि आज रात सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। मैं बिस्तर पर बैठ गई और गहरी सांस ली। मेरे दिल में अभी भी डर था, लेकिन उससे ज़्यादा एक अजीब सी ताकत थी। अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए भी ये सब कर रही थी। मुझे उसे उस धोखे से बचाना था जिसमें वो फंसा हुआ था, और अब मुझे सिर्फ रात होने का इंतज़ार था, क्योंकि आज की रात सब कुछ बदलने वाली थी। आज की रात सच छुप नहीं पाएगा और मैं हर हाल में उस सच को सामने लाकर रहूंगी, चाहे उसके बाद कुछ भी क्यों ना हो। रात हो चुकी थी और उस रात का इंतज़ार मैं पूरे दिन से कर रही थी। मेरा दिल बार बार ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे उसे पहले से ही अंदाज़ा हो कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भाई उस दिन जल्दी ऑफिस से घर आ गया था, जो कि आम तौर पर कम ही होता था। मैं किचन में खड़ी थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार अपने कमरे की तरफ जा रहा था जहां मैंने कैमरा लगाया था। मैं जानती थी कि आज की रात ही वो रात है जो सब कुछ बदल देगी। मैंने खाना तैयार किया और प्लेट में लगाकर भाई के कमरे की तरफ गई। जब मैं अंदर गई तो देखा वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने मुझे देखते ही थोड़ा मुस्कुराकर कहा, दीदी आप आ गईं। सच में मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं तो अभी आपको बुलाने ही वाला था। आप जल्दी से खाना दीजिए। मैंने प्लेट उसके सामने रख दी और चुपचाप उसे देखने लगी। वो जल्दी जल्दी खाने लगा, जैसे उसे सच में बहुत भूख लगी हो। मैं कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी, लेकिन भाभी कहीं दिखाई नहीं दी। मेरे मन में तुरंत सवाल आया। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है? भाभी कहाँ है? क्या वो खाना नहीं खाएंगी? भाई ने बिना ऊपर देखे कहा कि वो वॉशरूम गई है। आज फिर उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
मैं उसे सुबह डॉक्टर के पास ले जाने की सोच रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। बोली आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भी आया और दुख भी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब सिर्फ बहाना है और वो कितनी सफाई से सबको धोखा दे रही है। मैं कुछ देर और वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से वापस अपने कमरे में आ गई। मेरे कदम भारी लग रहे थे, लेकिन मेरा इरादा पहले से ज्यादा मजबूत था। मुझे हर हाल में सच्चाई सामने लानी थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी और आखिरकार आधी रात हो गई। घर में सन्नाटा फैल चुका था। हर कोई अपने कमरे में था। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बस इंतजार कर रही थी। तभी धीरे से मेरे कमरे का दरवाजा खुला और भाभी अंदर आईं। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था, जैसे हर रात होता था, लेकिन आज मैं सब समझ रही थी। वो मेरे पास आई और थोड़े तेज लहजे में बोली, दीदी जल्दी उठिए, लीजिए ये ड्रिंक पी लीजिए। उनके हाथ में वही गिलास था जिसका स्वाद मुझे अब भी याद था। बहुत कड़वा, बहुत अजीब। मैंने बिना कुछ कहे वो गिलास ले लिया। बहुत कड़वा, बहुत अजीब। मैंने बिना कुछ कहे वो गिलास ले लिया। आज मैं जानती थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। ये मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए मुझे ये करना ही था। मैंने एक ही सांस में वो पी लिया और बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में मेरा सर भारी होने लगा, आंखें बंद होने लगी और मैं फिर से उसी गहरी नींद में चली गई। लेकिन इस बार फर्क ये था कि मेरा मन जाग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आज सब रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे नहीं पता कब सुबह हो गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो कमरे में हल्की सी धूप फैल चुकी थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज मुझे सच दिखने वाला था। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा। भाभी कमरे में नहीं थी, शायद वो बाहर किसी काम में लगी थी। मैंने तुरंत उठकर अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और घड़ी के पीछे से कैमरा निकाल लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं डर भी रही थी और बेचैन भी थी, लेकिन साथ ही मेरे अंदर एक उम्मीद भी थी कि आज मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने कैमरे को अपने फ़ोन से जोड़ा और वीडियो चलाने लगी। जैसे ही रात का वीडियो शुरू हुआ, मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैं स्क्रीन को ध्यान से देखने लगी। उसमें साफ दिख रहा था कि मैं ड्रिंक पीने के बाद धीरे धीरे बेहोश हो रही हूँ। फिर कुछ ही देर में भाभी मेरे पास आई और उन्होंने मेरे मुंह में कई कैप्सूल डालने शुरू कर दिए। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं पूरी तरह बेहोश थी। ये देखकर मेरी सांसें अटक गईं। फिर थोड़ी देर के बाद वो एक और ग्लास लेकर आई। उसमें उन्होंने कोई सफ़ेद पाउडर डाला और उसे जल्दी जल्दी घोलकर मेरे मुंह में डालने लगी। ये सब देखकर मेरे हाथ और ज़्यादा कांपने लगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और किसी को वीडियो कॉल किया। फ़ोन थोड़ा साइड में था, इसीलिए सामने वाला साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। भाभी हंसते हुए बोली, कैसे हो तुम? जवाब में एक आदमी की आवाज़ आई, तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ उमड़ पड़े। भाभी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर उन्होंने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो इसे किस तरह बेहोश पड़ी है ये। सोचती है कि ये खूबसूरत हो रही है, लेकिन इसे क्या पता कि मैं इसे धीरे धीरे जहर दे रही हूँ, जो इसे अंदर से ख़त्म कर रहा है। ये सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बोली, और इसका वो बेवकूफ़ भाई, वो तो मेरे इशारे पर नाचता है। मैं जो कहती हूँ वो मान लेता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था, जो उससे इतना प्यार करता था और उस पर इतना भरोसा करता था, और वो उसे इस तरह धोखा दे रही थी। दूसरी तरफ से आदमी की आवाज़ आई, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो और मेरे पास आ जाओ। वो दोनों हंस रहे थे, जैसे ये सब उनके लिए कोई खेल हो। ये सब देखकर मुझसे सहा नहीं गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था, दुख हो रहा था और डर भी लग रहा था। मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और भाई को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरे शरीर पर उस दवा का असर अभी भी था। मेरा सर घूमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मेरी उंगलियों से फ़ोन छूट गया और मेरे चारों तरफ सब कुछ धीरे धीरे धुंधला हो गया। बस आखिरी बार मेरे दिमाग में यही आया कि अब सच सामने आ चुका है और मुझे अपने भाई को हर हाल में बचाना है। मैं जैसे ही अपने कमरे में ज़मीन पर गिरी थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। सब कुछ अंधेरा हो गया था, जैसे मेरी सांसें भी धीमी पड़ गई हों और मेरा शरीर बिल्कुल बेहोश हो चुका था। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया, कौन मुझे उठाकर ले गया, किसने मुझे देखा। बस इतना लगा कि जैसे मैं कहीं बहुत दूर चली गई हूँ।
और फिर धीरे धीरे मुझे कुछ हल्की सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई बार बार मेरा नाम ले रहा हो, लेकिन मैं चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रही थी। फिर अचानक जैसे मेरे अंदर थोड़ी सी ताकत आई और मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देखकर मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि मैं कहाँ हूँ। चारों तरफ सफ़ेद दीवारें थीं, मशीनों की हल्की आवाज़ आ रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे हाथों में सुइयां लगी हुई थी और कुछ पट्टियां भी बंधी हुई थी। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा था, जैसे मुझ में जान ही नहीं बची हो। मैंने थोड़ा सा सर घुमाया तो देखा, मेरा भाई मेरे पास खड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं और वो फूट फूट कर रो रहा था। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मैंने बहुत धीरे से उसे आवाज़ दी, भाई। उसने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, वो तुरंत मेरे पास आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में डर भी था और राहत भी। मैंने कमज़ोर आवाज़ में उससे पूछा, क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आई? और भाभी कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? मेरी बात सुनकर वो और भी ज़्यादा रोने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, तभी कमरे में एक सीनियर डॉक्टर आ गए। उनके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी। वो सीधे भाई के पास गए और बोले, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। भाई घबराकर बोला, जी बताइए, मेरी बहन ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा कि हमने इनके सारे टेस्ट कर लिए हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो थोड़ी चिंता की बात है। इनके शरीर में एक बहुत ही अजीब तरह का जहर पाया गया है, जो धीरे धीरे इनके अंदर फैल रहा था और इन्हें अंदर से ख़त्म कर रहा था। अगर आप इन्हें समय पर यहाँ नहीं लाते तो शायद आज इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। ये सुनकर भाई जैसे पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन मुझे ये सुनकर उतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले से ही सब जान चुकी थी। मुझे पता था कि ये सब भाभी का किया हुआ है। वो मुझे धीरे धीरे मार रही थी ताकि वो अपना रास्ता साफ कर सकें और घर के सारे पैसे लेकर उस आदमी के साथ भाग जाएं, जिससे वो बातें करती थी। डॉक्टर ने आगे कहा कि इन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना होगा, इनका इलाज लंबा चलेगा और हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ने बिना एक पल सोचे कहा, डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए, चाहे जितना खर्चा आए, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन साथ ही एक हिम्मत भी थी। डॉक्टर वहाँ से चले गए और भाई मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, दीदी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं उसे सब कुछ बताने ही वाली थी कि भाभी कैसे उसे धोखा दे रही थी और मेरे साथ क्या कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसने जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो रोते हुए बोला, दीदी, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं लुट गया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मेरा दिल कांप उठा। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ भाई, साफ साफ बताओ तो। उसने रोते हुए कहा, काव्या घर के सारे पैसे जेवर लेकर भाग गई। उसने बैंक से भी सारे पैसे निकाल लिए और घर के जेवर भी लेकर चली गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब कब हुआ। मैं तो तुमको लेकर हॉस्पिटल भागा था और पीछे से वो सब कुछ लूट कर चली गई। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी कि जिस औरत को हमने इतना अपनाया, उसने हमें इस तरह बर्बाद कर दिया। मैंने धीरे से भाई का हाथ पकड़ा और कहा, भाई शांत हो जाओ। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और बोले, दीदी, अब हमें सच का सामना करना होगा और उसे सजा दिलानी होगी, क्योंकि अब बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि हमारी जिंदगी की थी। उसने आपको मारने की कोशिश की थी और मुझे धोखा दिया, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब जो होगा सच के साथ होगा। मैंने अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, भाई रुक जाओ, आपको जो लग रहा है ना, उससे भी बड़ी सच्चाई है। मुझे आपको सब कुछ बताना है। मेरी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन मेरे अंदर एक हिम्मत थी, क्योंकि अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने उससे कहा, भाई पहले आप शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। उसने रोते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था, गुस्सा भी थी और एक टूटन भी थी। मैंने धीरे से अपना फ़ोन उठाया और वो वीडियो उसके सामने चला दी, जिसमें भाभी की सारी सच्चाई कैद थी। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें फैल गईं और वो एकटक स्क्रीन को देखने लगा। उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे वो मुझे जहर दे रही थी और कैसे वो उस आदमी से बातें कर रही थी और कैसे वो मेरे भाई को बेवकूफ़ कह रही थी। ये सब देखकर भाई जैसे अंदर से टूट गया। वीडियो खत्म होते ही उसने ज़ोर से फ़ोन बंद कर दिया और अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो गुस्से में बोला कि वो इतनी चालाक निकली, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उस पर इतना भरोसा किया और उसने हमारे साथ ये सब किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं बस उसे देख रही थी। मुझे भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अब मुझे उसे संभालना था।
मैंने धीरे से कहा, भाई अब आपको समझ आ गया ना, वो हमसे कभी प्यार नहीं करती थी। उसने आपसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। वो किसी और से प्यार करती थी और उसी के साथ जाना चाहती थी। आपको सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। मेरी बात सुनकर वो और भी ज्यादा दुखी हो गया। फिर मैंने उससे पूछा, भाई आपने तो उसे पसंद करके शादी की थी ना, फिर ये सब कैसे हुआ? उसने भारी आवाज में कहा, नहीं दीदी, सिर्फ मैं उसे पसंद करता था। वो एक गरीब परिवार से थी और शायद किसी और को पसंद करती थी, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे। उसके पिता मेरे ऑफिस में काम करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे उसकी फोटो दिखाई तो मुझे वो पसंद आ गई और मैंने उनसे शादी की बात कर ली। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और मैंने भी बिना ज्यादा सोचे समझे उससे शादी कर ली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इस तरह बर्बाद कर देगी। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि कैसे सब कुछ एक प्लान के तहत हुआ था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि भाई, अब जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को तो संभाल सकते हैं। आप खुद को दोष मत दीजिए, गलती आपकी नहीं है। गलती उस इंसान की है जिसने आपके भरोसे को तोड़ा और मेरे साथ इतना गलत किया। उसने गुस्से में कहा कि नहीं दीदी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है और मुझे बर्बाद कर दिया। मैं उससे बदला जरूर लूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत उसे रोका और कहा कि भाई नहीं, ऐसा मत सोचिए। बदला लेने से कुछ ठीक नहीं होगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसी सजा जरूर मिलेगी। ऊपर वाला सब देख रहा है। आप शांत हो जाइए। हम उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। वो जहां भी होगी, जैसी भी होगी, उसे अपने किए का फल जरूर मिलेगा। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी आंखों में दर्द अब भी था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब आप मेरे बारे में सोचिए। मुझे आपकी ज़रूरत है। हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में ही रही। भाई हर समय मेरे साथ रहा, मेरा ख्याल रखा। धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी और फिर कुछ दिनों के बाद हम घर वापस आ गए। घर में हर चीज़ वैसे ही थी, लेकिन अब वो घर पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ खाली सा लग रहा था, कुछ टूटा हुआ सा लग रहा था। कुछ दिनों बाद माँ और पिताजी भी वापस आ गए। जब हमने उन्हें सब कुछ बताया तो वो सुनकर बहुत दुखी हो गए। माँ तो रोने लगी और पिताजी भी बहुत चुप हो गए। लेकिन फिर उन्होंने ऊपर वाले का शुक्र किया कि सच समय पर सामने आ गया और हम दोनों बच गए। उन्होंने कहा, बेटा, कभी कभी ऊपर वाला हमें बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए सच्चाई जल्दी दिखा देता है। अगर ये सब और देर से पता चलता तो शायद तब तक बहुत देर हो जाती। उनकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि सच में ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। भाभी अब कहाँ हैं, कैसी हैं, किसके साथ हैं, हमें कुछ नहीं पता। और सच कहूँ तो अब हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसने हमारे साथ जो किया उसके बाद वो हमारे लिए ख़त्म हो चुकी है। हम बस यही दुआ करते हैं कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, कोई भी इस तरह धोखे का शिकार न बने और जो गलत करता है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिले। और हमने भी यही सीखा कि इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल में होती है, ना कि उसके रंग में। और जो लोग सिर्फ बाहरी खूबसूरती देखते हैं वो कभी सच्चे रिश्ते नहीं निभा सकते। अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अंदर से मजबूत हो चुकी थी और मुझे अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मेरी असली पहचान मेरे दिल से है, ना कि मेरे रंग से। और यही सोचकर मैंने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस पूरी कहानी का असली मोरल बहुत ही गहरा और दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि जिंदगी की कई सच्चाइयों को सामने लाता है। सबसे पहली बात जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वो ये है कि इंसान की असली खूबसूरती उसके रंग या चेहरे में नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके इरादों में होती है। समाज अक्सर लोगों को उनके रंग रूप से आंकता है और इसी वजह से कई बार अच्छे और सच्चे लोग पीछे रह जाते हैं। जबकि बाहर से खूबसूरत दिखने वाले लोग अंदर से कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये इस कहानी में साफ दिखाई देता है। एक तरफ वो लड़की है जिसे उसके रंग की वजह से बार बार ठुकराया गया और उसने खुद को कम समझना शुरू कर दिया था, लेकिन वही लड़की अंत में सबसे ज्यादा समझदार और मजबूत साबित हुई। दूसरी तरफ वो औरत है जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके इरादे कितने गलत थे कि वो किसी की जान लेने तक के लिए तैयार थी। इससे ये साफ होता है कि बाहरी सुंदरता पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस कहानी का दूसरा बड़ा सबक भरोसे से जुड़ा है। भरोसा हर रिश्ते की नींव होता है, लेकिन अगर वही भरोसा गलत इंसान पर कर लिया जाए तो वो जिंदगी बर्बाद कर सकता है। भाई ने अपनी पत्नी पर आंखें बंद करके भरोसा किया, उससे प्यार किया, उसकी हर बात मानी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे और बिना परखे किसी पर पूरी तरह
निर्भर हो जाना खतरनाक हो सकता है। हमें रिश्तों में दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस कहानी में लालच का पहलू भी बहुत साफ दिखाई देता है। जब इंसान के अंदर लालच आ जाता है, तो वो सही गलत सब भूल जाता है। भाभी ने सिर्फ पैसों के लिए शादी की, उसने रिश्ते की कोई कदर नहीं की और अपने फायदे के लिए उसने हर हद पार कर दी। यहाँ तक कि उसने एक मासूम लड़की को धीरे धीरे जहर देकर मारने की कोशिश की। इससे ये समझ आता है कि लालच इंसान को अंदर से खत्म कर देता है और जो इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू हिम्मत और समझदारी है। जब लड़की को सच्चाई का पता चला, तो उसने घबराने के बजाय समझदारी से काम लिया। उसने सबूत इकट्ठा किया, सही समय का इंतजार किया और फिर सच को सामने लाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में डरने या टूटने के बजाय हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम सही तरीके से सोचें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। इस कहानी में भाई बहन का रिश्ता भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। जब भाई को सच्चाई का पता चला तो वो टूट गया, लेकिन उसने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा। वही बहन ने भी उसे संभाला, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोका और उसे सही सोच दी। इससे ये सीख मिलती है कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। मुश्किल समय में वही हमारे साथ खड़ा रहता है। एक और बड़ी सीख ये भी है कि बुराई चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। भाभी ने बहुत चालाकी से सब कुछ छुपाया, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। इससे ये समझ आता है कि झूठ और धोखा ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। अंत में सच की ही जीत होती है। वो लड़की शुरू में अपने रंग को लेकर दुखी थी और खुद को कम समझती थी, लेकिन अंत में उसने समझ लिया कि असली पहचान उसके दिल से है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना चाहिए। दूसरों की सोच के कारण खुद को कम समझना सबसे बड़ी गलती है। अंत में इस कहानी का सबसे बड़ा मोरल यही है कि हमें कभी भी किसी भी बाहरी खूबसूरती या मीठी बातों से प्रभावित होकर उस पर आंख बंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को उनके कर्मों से पहचानना चाहिए। हमें अपने परिवार की कदर करनी चाहिए। मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़ा रहता है, वही अंत में जीतता है और जो गलत रास्ता चुनता है, उसे एक न एक दिन उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। यही इस पूरी कहानी का असली और सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।